हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एलर्जी के बारे में कि एलर्जी क्या होती है, राइट। एलर्जी और लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं, ऑटो इम्यूनिटी, राइट। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। एलर्जी देखिए होता क्या है, होता ये है कि आप ना कभी किसी ऐसे एरिया में गए होंगे। मान लो कि एक ऐसी एरिया है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए, तो अक्सर आप जब ऐसे किसी एरिया में जाते हैं तो आपको अचानक ना कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर नज़र आने शुरू हो जाते हैं। कुछ सिम्टम्स आपको आपकी बॉडी के अंदर दिखते हैं, जैसे कि ऐसे सिम्टम, जैसे कि आपको स्नीजिंग होना, राइट। या इसके अलावा आप बोल सकते हो रनिंग नोज़ का हो जाना, रनिंग नोज़ आपको देखने को मिलती है। और वाटरी आइज़ आपको देखने को मिलती हैं, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको स्नीजिंग, रनिंग नोज़, वाटरी आइज़, ऐसे कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं जब आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हो जहाँ पर आप पहले नहीं गए। तो आप ऐसे सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, ये इसका कोई रीज़न नहीं होता, इसका कोई रीज़न आपको नहीं पता। रीज़न क्या है इसका? रीज़न इज़ अननोन। रीज़न हमें नहीं पता, राइट। तो जब ऐसा कुछ होता है ना, तो इसको हम एलर्जी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एलर्जी बोलते हैं, राइट। अच्छा, ये एलर्जी अब ऐसी होती क्यों है? देखिए, अच्छा मान लो कि एक इंसान है, अब ये इंसान के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, एलर्जी क्यों होती है, हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस एनवायरनमेंट के अंदर, ये क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं। जब ये पार्टिकल्स हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं या फिर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, वो इम्यून सिस्टम एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल दो या फिर ये बोल दो कि एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स देता है। क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है। इस स्ट्रॉन्ग जो रिस्पॉन्स है, जो एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स है, इसी रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? इसी रिस्पॉन्स को हम या तो एलर्जी बोल सकते हैं या फिर हम बोलते हैं इसको हाइपर सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? हाइपर सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं, राइट, क्लियर। तो जब कोई पार्टिकल एनवायरनमेंट में से रिपीट कर लेते हैं, छोटा सा फीडबैक लेते हैं। तो मान लो कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो इस एंट्री के बाद हमारा इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स देता है। इस स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स को, इस एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं या हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, राइट, क्लियर। तो इस रिस्पॉन्स के अंदर आपको, जब ये रिस्पॉन्स आएगा, तो इस रिस्पॉन्स के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा? आपको इस रिस्पॉन्स के अंदर, यानी कि इस एलर्जी के अंदर आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कैसे पता चलेगा कि भाई ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ये एलर्जी हो रही है? इसके कुछ सिम्टम्स आएंगे। और सिम्टम्स में क्या हो सकता है? सिम्टम में स्नीजिंग हो जाएगी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। सिम्टम्स में आपको स्नीजिंग देखने को मिलेगी, आपको रनिंग नोज़ देखने को मिलेगा, या फिर आपकी वाटरी आइज़ हो सकती हैं, और या फिर क्या हो सकता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकता है, राइट। ये कुछ सिम्टम हो सकते हैं एलर्जी के, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी के, क्लियर। तो ये तो है एलर्जी, यानी कि सिम्टम्स, एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे आप। छोटी सी बात क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर जाके एलर्जी कोज करते हैं, इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एलर्जन। एलर्जन्स बोलते हैं। और ये एलर्जन हो क्या सकते हैं? एलर्जन कुछ भी हो सकते हैं। देख लेते हैं एलर्जन क्या हो सकता है। ये एलर्जन डस्ट हो सकती है, माइट्स हो सकते हैं, एनिमल डेंगर हो सकता है। एनिमल डेंगर का मतलब होता है एनिमल्स के छोटे छोटे हेयर्स। देखो, लोग पेट्स रखते हैं,
तो पेट्स जो रखते हैं जैसे मतलब कि लोग कैट्स को रखते हैं, डॉग्स को रखते हैं, तो उनके जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, तो वो उनको हम एनिमल डेंगर बोलते हैं और वो एलर्जी कोज कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं, ऐसे हम बात कर सकते हैं किसकी, पोलन ग्रेन्स की बात कर सकते हैं। तो पोलन ग्रेन्स, पोलन, कुछ प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जी कोज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा फैदर्स की बात कर सकते हैं कि फैदर जो होते हैं ये भी एलर्जी कोज करते हैं, राइट, फैदर। और इसके अलावा हीट या फिर कोल्ड जो एनवायरनमेंट होता है, ठंडा या ठंडी या गर्मी, ये भी हमारे लिए किसका, एलर्जन का काम कर सकती हैं, ये भी एलर्जन का काम कर सकते हैं। तो एलर्जन क्या हो सकते हैं, डस्ट माइट, एनिमल डेंगर, पोलन ग्रेन्स, फैदर, हीट और कोल्ड वेदर, ये भी क्या हो सकता है, एलर्जन का काम कर सकते हैं, राइट। तो कुछ एक प्रकार की डिसीज़ आप बोल सकते हो या फिर आप कंडीशंस आप बोल सकते हो, यानी कि टाइप्स ऑफ एलर्जी की बात करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एलर्जी की बात करने जा रहे हैं कि किस किस एलर्जी के अंदर कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हे फीवर। अच्छा, हे फीवर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, हे फीवर के अंदर आपको देखने को मिलता है कि आपका जो नोज़ है या फिर आपकी जो आइज़ हैं, आपको नोज़ और आइज़ के अंदर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, राइट, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और इनके अंदर आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग और रेडनेस देखने को मिलेगी। प्लस इसके अंदर आपको रनिंग कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, रनिंग कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि आपका रनिंग नोज़ और रनिंग आइज़ हो जाएंगी, स्वेलिंग नोज़ स्वेलिंग आइज़ हो जाएंगी, रेड नोज़ और रेड आइज़ हो जाएंगी। तो उसको हम बोलते हैं हे फीवर। क्या बोलते हैं उसको, हम हे फीवर बोलते हैं। तो ये तो लक्षण होगी कि स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना और रनिंग कंडीशन हो जाना किसकी, नोज़ की और आइज़ की। तो इसको हम बोलते हैं हे फीवर, राइट, क्लियर। अच्छा, दूसरा हम बात करने जा रहे हैं, दूसरा हम बात करेंगे अस्थमा की। अस्थमा के अंदर क्या होता है, देखिए, अस्थमा के अंदर क्या होता है, अस्थमा के अंदर सपोज करो ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, सपोज करो ये हमारा ट्रैकिया है, और ये ट्रैकिया के बाद क्या है, ये दो प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये हमारे लंग्स है जी, ये हमारे क्या है, लंग्स, राइट, ये हमारे लंग्स हैं। तो हमारे लंग्स के अंदर देखिए कुछ टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे कुछ टिश्यूज़ हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की सराउंडिंग में, लंग्स में कुछ टिश्यूज़ हैं। ये जो टिश्यूज़ हैं ब्लू कलर में, इनकी स्वेलिंग हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है, इनकी स्वेलिंग हो जाती है। और इस स्वेलिंग की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो नैरो हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो क्या हो जाता है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक नैरो हो जाता है। जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक नैरो हो जाएगा, आप सोच के देखो, जितनी एयर पहले अंदर आ सकती थी और बाहर जा सकती थी, अब उतनी एयर ना तो अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। तो यानी कि जो ब्रीथिंग है उसके अंदर डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ब्रीथिंग के अंदर क्या मिलेगी, आपको डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी अस्थमा के अंदर। तो जब सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है, जब सांस लेने में दिक्कत आए तो उसको हम बोलते हैं अस्थमा। तो ये भी किसकी वजह से होता है, एलर्जी की वजह से होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक। अच्छा, एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसा ही मान लो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक इंसान है, राइट। अच्छा, ये एक एलर्जन है, तो ये एलर्जन जैसे ही इस इंसान के ऊपर अटैक करेगा, यानी कि अटैक नहीं करता होता, एंटर करता है, वो तो हमारा इम्यून सिस्टम है जो इसके लिए हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे रहा है। अदरवाइज नॉर्मली इम्यून सिस्टम को इसको रिस्पॉन्ड करना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसकी एंट्री से हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता है, राइट। अच्छा, जब रिस्पॉन्स देता है तो एक्चुअली होता क्या है, इसका रिस्पॉन्स में होता क्या है, देखिए, रिस्पॉन्स तो को हम पढ़ चुके हैं कि स्नीजिंग हो जाती है, वाटरी आइज हो जाती हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स आता कैसे है, ज़रा उसको देख लेते हैं। देखिए, होता क्या है, मान लो कि हमारी बॉडी का कोई टिश्यू है, अब इस टिश्यू के अंदर से ब्लड वेसल पास करती है। अब इस टिश्यू के अंदर से एक ब्लड वेसल यहाँ से पास करती है, ब्लड वेसल जब जैसे टिश्यू के अंदर जाएगी ना, वो छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर टूट जाती है, छोटी कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाती है, टूट जाती है, छोटी कैपिलरीज के अंदर टूट जाती है, राइट, अच्छा, जब भी किसी को एलर्जी होती है, क्या होती है,
यानी कि ये रिस्पॉन्स आते हैं, यानी कि एलर्जी होती है। तो एलर्जी होते ही होता क्या है कि जो हमारी यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल में से फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाता है। इन ब्लड वेसल में से फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाता है। तो जब बहुत सारा फ्लूइड यहाँ से बाहर आ जाएगा, सोच के देखो, जब ब्लड में से बहुत सारा फ्लूइड बाहर आ जाएगा, टिश्यू में आ जाएगा, तो यहाँ पे इस ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड जो है बाहर निकल गया। जब फ्लूइड यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, तो फ्लूइड के बाहर निकल जाने से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, और इस ब्लड का प्रेशर कम हो जाने से इवन दैट कि जो पेशेंट है उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, या हो जाती है। क्लियर? तो ऐसी जो कंडीशंस आती हैं उसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। क्या बोलते हैं? एनाफाइलेक्टिक शॉक। क्लियर? और लास्ट जो टाइप है हमारे पास एलर्जी की, और वो टाइप कौन सी है? दैट इज योर एक्जिमा। अच्छा, एक्जिमा के अंदर क्या होता है? एक्जिमा के अंदर हमारी जो स्किन होती है, उस स्किन के ऊपर एक्चुअली रेडनेस आ जाती है। क्या आ जाती है? उसके ऊपर रेडनेस आ जाती है, स्किन रेड हो जाती है। प्लस इसी के साथ माइन्यूट ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? माइन्यूट ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। क्लियर? माइन्यूट ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्जिमा। तो ये हमने देख लिया एलर्जी के बारे में। अब छोटा सा टॉपिक और बाकी है एलर्जी के बारे में। अब सिम्टम्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, वो तो हम सिम्टम पहले देख चुके हैं, ठीक है। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो एलर्जी को ट्रीट कैसे किया जाता है? ट्रीट करने से पहले डायग्नोज किया जाता है कि एलर्जी है किस चीज़ से। तो डायग्नोज के अंदर क्या होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट से पहले क्या करते हैं? डायग्नोज करते हैं। और डायग्नोसिस के अंदर करते क्या है? ध्यान से देखेंगे आप। डायग्नोसिस के अंदर मान लो कि ये पेशेंट है, इसको एलर्जी होती है। हमने क्या करना है? हमने एक पॉसिबल एलर्जन लेना है। क्या लेना है? पॉसिबल एलर्जन। हम मान के चलते हैं, देखिए, जब इसके सिम्टम्स आते हैं तो हम सिम्टम्स से थोड़े से कोशिश करेंगे जानने की भाई इसका जो एलर्जन है वो कौन हो सकता है। तो इसका पॉसिबल एलर्जन लेंगे। उस पॉसिबल एलर्जन की एक छोटी सी क्वांटिटी लेनी है, स्मॉल अमाउंट या स्मॉल क्वांटिटी लेनी है। और इस क्वांटिटी को इस पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंजेक्शन देंगे, इंजेक्ट कर दिया। जैसे इंजेक्ट करेंगे तो इस पेशेंट की बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस रिस्पॉन्ड के आने से पहले इसका ब्लड सैंपल लेंगे। क्या लेंगे? इसका ब्लड सैंपल लेंगे। और ब्लड के अंदर हम एंटीबॉडीज़ को चेक करेंगे। कौन सी एंटीबॉडीज़ को? IgE एंटीबॉडीज़ चेक करेंगे। अगर IgE एंटीबॉडीज़ का नंबर आपको बड़ा हुआ मिला, तो याद रखना कि आपको एलर्जी है, यानी कि पेशेंट को एलर्जी है। ओके, और उस हिसाब से फिर हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और उस ट्रीटमेंट के अंदर हम कौन सी मेडिसिन देते हैं? हम उसके अंदर एंटीहिस्टामिन देते हैं। क्या देते हैं? एंटीहिस्टामिन देते हैं। अब इस एंटीहिस्टामिन के बारे में आप अगले साल डॉक्टर बनोगे जब मेडिकल कॉलेज में जाके देखोगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं, एंटीहिस्टामिन के अंदर वो आती है, जैसे आपने सुना है सिट्रीजिन का नाम आपने सुना होगा, लीवोसिट्रीजिन का नाम आपने सुना होगा, राइट, ठीक है। क्लोरफेनिरामिन का नाम आपने सुना होगा। तो ये सारी क्या है? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं, राइट। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं। हम स्टीरॉइड्स का भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एलर्जी को ट्रीट करने के लिए। और इसके अलावा हम कुछ एड्रेनलिन हार्मोन का भी यूज़ करते हैं इन एलर्जिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, राइट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है वो क्या है? याद रखिएगा कि जो आज का इन मॉडर्न डेज आज के दिनों में ना, जो मेट्रो सिटीज़ मतलब बहुत बड़ी जो शहर होते हैं, बड़ी जो सिटीज़ होती हैं, उनके अंदर ना जो पीपल हैं, पीपल आर मोर सेंसिटिव। पीपल जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ना ऐसे लोग, ये जो लोग हैं ना, मेट्रो सिटी के जो लोग होते हैं, उनको ना अर्ली जो एनवायरनमेंट मिलता है, उनका जो अर्ली यानी कि चिल्ड्रन डेज में जो एनवायरनमेंट होता है उनका, वो एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रखने से उनका इम्यून सिस्टम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं पाता। और जैसे ही इन लोगों को बाहर एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ा जाता है, तो ये पार्टिकल जो एलर्जन यहाँ पे होते हैं,
जो एलर्जन यहाँ पे होते हैं, ये एलर्जन इनके अंदर एलर्जी कोज कर देते हैं, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी कोज कर देते हैं। गॉट इट। क्योंकि उनको अर्ली लाइफ से, बचपन से ही उनको एलर्जेंस के साथ फेस नहीं करवाया जाता। क्लियर। इसलिए बच्चों को एलर्जेंस के साथ फेस करने का टाइम देना चाहिए, ताकि उनका इम्यून सिस्टम आगे चल के उनको एलर्जिक सिम्टम्स ना दे, राइट। तो इसी के लिए हम अब एनसीईआरटी देखते हैं एक बार। देखिए एलर्जी के अंदर एनसी देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर आप किसी न्यू प्लेस पे जाते हो तो सडनली आपको कुछ स्नीजिंग होने लग जाती है, वीजिंग होने लग जाती है। वीजिंग होता है कि आप सांस लेते हो तो आपके सांस की आवाज़ आने शुरू हो जाती है, राइट। ठीक है। तो किसी नो एक्सप्लेन रीज़न, आपको रीज़न नहीं पता होता, ठीक है। और जैसे ही आप उस जगह से वापस आ जाते हैं तो आपके सिम्टम वापस ठीक हो जाते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? ठीक है, होता है, सबके साथ होता है। तो ये एक प्रकार की सेंसिटिविटी होती है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एलर्जी। तो एलर्जी के अंदर क्या होता है एक्चुअली, कि जो इम्यून सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम वो कुछ एंटीजेंस के लिए एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। ओके, उसी को हम एलर्जी बोलते हैं या हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। जब किसी के अंदर एलर्जी होती है ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि आईजी एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और इस एलर्जन का कारण क्या हो सकता है? एलर्जन डस्ट हो सकता है, पोलन हो सकता है, एनिमल डेंगू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सिम्टम्स क्या आएंगे? स्नीजिंग आएगी, वाटरी आई जाएंगे, रनिंग नोज आएगी और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से केमिकल इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? हिस्टामिन जिम्मेदार होता है, सीरोटोनिन इसके लिए जिम्मेदार होता है, जो कि मास्ट सेल से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? मास्ट सेल से निकलते हैं, ठीक है। तो हम इसका इलाज कैसे करते हैं? ठीक है, सबसे पहले कोज ऑफ एलर्जी को ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं? हम पेशेंट को एक्सपोज करवाते हैं, इंजेक्शन देते हैं किसका? वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जन का, ठीक है। और उसके बाद उसकी रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है कि पेशेंट के अंदर क्या रिएक्शंस हो रही हैं। फिर एंटी हिस्टामिन से, एड्रेनालिन से और स्टीरॉइड से हम उस सिम्टम्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मॉडर्न डे लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं लोग। क्यों? क्योंकि मोर एंड मोर चिल्ड्रन जो मेट्रो सिटीज़ के अंदर हैं, उनको एलर्जी और जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि उनको अर्ली लाइफ के अंदर ही बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है, जो कि इनको नहीं देना चाहिए था। अब हम बात करने वाले हैं ऑटो इम्यूनिटी की। तो ऑटो इम्यूनिटी को एक बार देख लेते हैं। ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ऑटो इम्यूनिटी देखिए, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? जो हम यहाँ पे बात करेंगे ऑटो इम्यूनिटी की। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, इन हायर वर्टिब्रेट्स के पास ना एक स्पेशल टाइप का इम्यून सिस्टम होता है। उसमें वो क्या है? मेमोरी। क्या है वो? मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम होता है। क्या होता है? मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम होता है, राइट। याद रखेंगे आप, जो हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, हायर इनवर्टिब्रेट्स के पास मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम होता है। पहली बात तो ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात ये है जैसे कि हम अपनी बात कर लेते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम होता है, ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम होता है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? ये ना अपनी बॉडी के सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्या कर सकता है? आइडेंटिफाई कर सकता है। और आइडेंटिफाई करेगा और क्या करेगा? ये इम्यून सिस्टम फिर नॉन सेल्फ सेल जो होंगी, यानी कि कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला गया, कोई वायरस हमारी बॉडी में चला गया, कोई पैथोजन और हमारी बॉडी में चला गया, तो फिर उसके ऊपर उसको किल करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं एंड उसको किल कर देते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं ये कि मान लो कि किसी कंडीशन में, जैसे कि मान के चलो कि किसी जेनेटिक रीज़न की वजह से या एनी अदर अननोन रीज़न की वजह से, या अदर अननोन रीज़न की वजह से होता क्या है जो हमारी ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, ठीक है। लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन या लॉस ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता।
नहीं कर पाता तो वो अपने सेल्फ सेल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, वो सेल्फ सेल के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। तो हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल को किल करना शुरू कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर क्या हो सकता है, अगर हमारे इम्यून सिस्टम ने आरबीसीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो हमें क्रोनिक एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोनिक एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया होता है आरबीसीज का कम हो जाना, और क्रोनिक होता है लंबे टाइम के लिए, लगातार चलता रहेगा तो लंबे टाइम के लिए होता रहेगा एनीमिया। अच्छा, इसके अलावा अगर इसने मसल्स के ऊपर अटैक कर दिया, मसल्स के ऊपर, तो माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाएगा। क्या होगा, माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की डिसीज़ हो जाएगी, माइस्थीनिया ग्रेविस, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ क्या हैं, क्रोनिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, यानी कि कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी। तो चलिए थोड़ा सा फिर से हम एक बार एनसीईआरटी को देखेंगे। ऑटो इम्यूनिटी के अंदर हमारे पास मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर, और ये इसके पास एक एबिलिटी होती है, ये डिफरेंशिएट कर सकती है फॉरेन ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजेंस को फ्रॉम सेल्फ सेल से, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, तो हम बात कर मान के चलते हैं कि हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल को, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट, ठीक है। टू समटाइम्स ड्यू टू द जेनेटिक, देखो जेनेटिक रीज़न की वजह से या एनी अदर अननोन रीज़न की वजह से अगर मान लो ये हमारी बॉडी के खुद के सेल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़ बोलते हैं। जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आगे अपनी सोसाइटी के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया माइस्थीनिया ग्रेविस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, आर्थराइटिस भी क्या है इसके अंदर, और क्रोनिक एनीमिया भी इसके अंदर क्या हो सकता है, क्रोनिक एनीमिया भी इसके अंदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। और इसके अलावा जो होता है डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है, वो भी क्या होता है, वो भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। तो हमारे पास 4 हैं, 1 2 3 4। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास द एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टन एंटीजेंस इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एलर्जी। क्या बोलते हैं इसको, एलर्जी। सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस एलर्जी इज कॉल्ड, ऐसे जो सब्सटेंस जो एलर्जी कोज करते हैं उनको क्या बोला जाता है, एलर्जन बोला जाता है। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जेंस, एलर्जेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, IgA, IgE, IgM, IgG, IgE प्रोड्यूस करती है। तो बी इज द राइट ऑप्शन, राइट। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करेंगे और आप अपना आंसर देंगे। आंसर दीजिए। कोलोस्ट्रम के अंदर होती है IgA एंटीबॉडीज, तो यहाँ पे 2 आएगा। एलर्जी के अंदर IgE एंटीबॉडीज़ बनती है, तो यहाँ पे 1 आएगा। ग्राफ्ट रिजेक्शन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता है, तो यहाँ पे 4 आएगा। पर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हम पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर देते हैं, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो आंसर आएगा हमारे पास 2 1 4 3, 2 1 4 3। सो 4D इज़ द राइट आंसर, D इज़ द राइट आंसर। Symptoms of allergic reactions include, जो allergic reactions अगर किसी को होता है तो उसके अंदर कौन कौन से symptoms आते हैं, sneezing आती है, watery eyes आती हैं, yes, running nose आता है, yes। तो इसका मतलब all of these, ये तीनों ही आपको symptoms देखने को मिलेंगे, तो all of these is the right answer। द केमिकल विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, देखिए जब भी किसी को एलर्जिक रिएक्शन होती है तो कौन सा केमिकल रिलीज होता है, वहाँ पर रिलीज होता है हिस्टामिन होता है, और कौन सा होता है, सीरोटोनिन भी होता है। और कौन सा होता है जी, सीरोटोनिन भी देखने को मिलता है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे आंसर शुड बी द 4th ऑप्शन, डी ऑप्शन, राइट। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर के अंदर मेंशन है ये चीज़। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसीज, इनमें से ऑटो इम्यून डिसीज कौन सी नहीं है, सोरियासिस है, बिल्कुल सही है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, विटिलिगो भी होती है, अल्जाइमर डिसीज इज नॉट अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कौन सी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है पूछा है। गाउट जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर,
डिसीज इज नॉट नहीं पूछा अभी, डिसीज कौन सी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये पूछा है। गाउट नहीं है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, आर्थराइटिस नहीं है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, भाई ये अकेला आर्थराइटिस है तो ये है ऑटोइम्यून नहीं होती। ऑस्टियोपोरोसिस ऑटोइम्यून नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। रोमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए और एन, ये कैसी डिसऑर्डर है, ये इन्फेक्शियस है, जेनेटिक है, ऑटोइम्यून है, नॉन इन्फेक्शियस है, ये ऑटोइम्यून है। सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। कॉज द करेक्ट रीजन और रीजन फॉर रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के करेक्ट रीजन बताना है आपको। करेक्ट रीजन क्या है, देखिए बॉडी अटैक सेल्फ सेल, बिल्कुल सही है। जब रोमेटॉइड आर्थराइटिस कैसा डिसऑर्डर है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये सेल्फ सेल के ऊपर अटैक करेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे इम्यून सिस्टम डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ नॉन सेल्फ इंक्रीज, डिफरेंशिएशन इंक्रीज नहीं होता है, डिफरेंशिएशन डिक्रीज होता है, तो ये गलत हो जाएगा। डिफरेंशिएशन बढ़ता नहीं है, उल्टा कम हो जाता है। एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। इम्यून सिस्टम फेल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल, बिल्कुल सही बात है जी। इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि कौन से सेल सेल्फ हैं कौन से नॉन सेल्फ हैं, सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो ए भी राइट है और 1 भी राइट है और 4 भी राइट है, 2 और 3 राइट नहीं है। आंसर आएगा ए ऑप्शन, आंसर आएगा ए ऑप्शन। आवर इम्यून सिस्टम इज़ यूनिक बिकॉज इट कैन, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बड़ा यूनिक होता है, अनूठा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है फॉरेन एंटीजन्स को, बिल्कुल सही बात लिखी है। रिस्पॉन्स करता है एंटीजन्स को, यस, और रिमेंबर रखता है एंटीजन्स को, याद रखता है, यस। डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज, ये सभी सही है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। Immune system plays an important role in allergic reactions, autoimmune diseases, organ transplantation. Allergic reactions, autoimmune diseases, organ transplantation. तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो सभी के अंदर अपना रोल प्ले करता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। मे बी दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, यस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा अभी एलर्जी के लिए। इनएबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्क्रिमिनेट करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून। इनएबिलिटी को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो बी के साथ 1 फ्यूज़ करेगा, बी के सामने है 1। इंट्रोडक्शन ऑफ किल्ड वीकेंड पैथोजेंस, हम वीक और किल्ड पैथोजेंस किसके अंदर देते हैं, वैक्सीनेशन के अंदर देते हैं। तो हमारे पास आएगा जी एक्टिव इम्यूनाइजेशन, क्या आएगा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ओके, इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट एलर्जन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जब आता है उसको एलर्जी बोलते हैं। और यहाँ पे आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ का इंट्रोडक्शन करना पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, तो यहाँ पे 4 आएगा। हमारे पास आंसर आना चाहिए 3 1 2 4, 3 1 2 4 3, हाँ, तो ए इज़ द राइट आंसर, राइट। So this is all about autoimmunity and allergy. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। Please share with your friends circles, and that's why we can get more motivation to prepare much more useful videos for you people. Thank you. Have a nice day.